बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा दोस्त हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, हाउ आर यू, कैसे हो आज? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप दोनों ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। कल मैं तो कहता हूँ यहाँ से हमें शुरू करना चाहिए कि कल जो एक खतरे की घंटी बजाई है इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उससे लगता यह है कि खुराक की कमी का हमें शिद्दत से शिकार हो जाएंगे हम लोग। और मेरे ख्याल में यही पैगाम के साथ कि खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ करें। वो तमाम लोग जो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आबादी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आबादी का कंट्रोल ना हुआ तो पाकिस्तान में शदीद मसाइल होंगे। ये पैगाम है कल प्राइम मिनिस्टर का। बिल्कुल उनका तो पैगाम है, बट रऊफ साहब मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत की भी यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो अक्सर अपने शो में डिस्कस करते रहते हैं, तो जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं उन तक अवेयरनेस ही नहीं है। सो बेसिकली जो हुकूमत के काम है कि क्या इकदाम किए जाएँ, तो वो हुकूमत का अपना रोल जो है वो लाजमी तौर पर इसमें प्ले करना चाहिए। और ऑब्वियसली हम सबको भी कॉन्शियस रहना चाहिए और इस तरह के जो मैसेजेस हैं हम तो मीडिया के तवस्सुत से बात ही कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट दोनों की जिम्मेदारी बनती है। क्यों हरमीत? दोनों की जिम्मेदारी है। मतलब हुकूमत को तो खैर वो ये है कि फैमिली प्लानिंग की जो पूरी कैंपेन चल रही होती है, लेडी हेल्थ विजिटर्स जो हैं वो घरों में जा के लोगों को लेकिन ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चाइना ने उठाया या दीगर उनका यही होता है कि जी बस कनाडा दीगर ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मुस्तकिल ऐसे चीज शराइत रखी जिसके बदौलत जो है उनको 2 बच्चे या 3 बच्चों की इजाजत दी गई, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें तो गलियां कूचे जो है वो भरी पड़ी हैं बच्चों से। अगर हम फिर KPK की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ज्यादा 10 और 12 बच्चे होते हैं, तो ये सी थोड़ा ज्यादा जो है आने वाले वक्तों के लिए बड़ा भयानक सा होगा। और पानी की बड़ी किल्लत होगी 2050 में, ये एक और चीज जो है वो भी सामने आई है सर। बिल्कुल ठीक, खुराक की भी किल्लत का खदशा पैदा हो रहा है और उसके साथ साथ पानी के भी मसाइल से पाकिस्तान दो चार हो सकता है। बट एनीवेज यहाँ पर यही बात, इस बात का लुब्बे लुबाब और कंक्लूजन हम यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत को इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम करने की ज़रूरत है। और जिस तबके के मतलब स्पेसिफिकली बच्चे ज़्यादा होते हैं उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उन लोगों की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जैसे TV हो गया एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, उन तक रसाई भी नहीं होती। सो वहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स को भेजा जाए और वो इस तरह के लोगों की, इस तरह के जो खवातीन और मर्द हैं, कपल्स हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करे। बट एनीवेज हमने एक अच्छे मैसेज के साथ शो का आज आगाज किया है। आज का रन डाउन अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की कौन कौन सी टॉप स्टोरीज होने वाली। से पहले जनाब होगा पब्लिक का डेली डोज। अपार्ट फ्रॉम दिस KPK असेंबली में पहली बार डे केयर सेंटर जो है वो कायम किया गया है ताकि यहाँ पर जो खवातीन रुकने असेंबली जब आए तो वो अपने बच्चों को अक्सर मतलब मसाइल होते हैं कि कहाँ पर छोड़े, किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। तो यहाँ पर डे केयर सेंटर कायम किया गया है ताकि ऐसी खवातीन जो इस वक्त असेंबली में आ रही हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ दें। तो ऑब्वियसली इसके बहुत से बेनिफिट्स होंगे, इस पर आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमने थोड़े रोज़ पहले भी ये स्टोरी डिस्कस की थी कि मर्दान की एक होनहार स्टूडेंट है कंदील, जिन्होंने एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड तो कायम किया है लेकिन अनोखा रिकॉर्ड भी है। 1100 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 1100, जो कि ऑब्वियसली हम तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि हाउ कम कोई भी स्टूडेंट हो मतलब पूरे मार्क्स ले सकता है। और जिस तरह से आपने भी कहा था कि साइंस सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स लेना इजी है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी लिए जा सकते हैं, बट उर्दू और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फुल मार्क्स नहीं आ सकते। सोशल स्टडीज़ है, उर्दू है, इस्लामियात है, मतलब ये तमाम सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें 100% मार्क्स लेना अनहोनी। बट इसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि अब रीचेकिंग होगी पेपर्स की भी, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो क्या मामला थे और रीचेकिंग दोबारा से पेपर्स की होगी। बट एनीवेज कंदील आज हमें शो में ज्वाइन करेंगी, हमारी मेहमान बनेंगी। फैशन इंडस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे। कोविड के एस्पेक्ट में हमने देखा कि पिछले 2.5 साल जो थे वो फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत सी मुश्किलात लेकर आए जब से कोरोना आया।
इंडस्ट्री जो थी वो ऑब्वियसली बहरान का शिकार हुई। अब कोविड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी उसमें देखने में आ रही है, तो फैशन इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके बहुत से मसाइल हैं, उनके मसाइल को भी आज हम अपने मॉर्निंग शो में हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। इस पर हम अपने रिपोर्टर से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, सिक्योरिटी के क्या इक़दाम हैं, ऑब्वियसली कोरोना भी है, इस सिलसिले में क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं, और इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, और कल ही ये खबर सामने आई कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज जो इस वक्त लंदन में हैं, उनके शनाख्ती कार्ड पर कोरोना वैक्सीनेशन के जाली अंदराज का इंकशाफ हुआ है। और ये जो वैक्सीनेशन उनको लगाई गई है ये कोट ख्वाजा सईद अस्पताल वहाँ पर लगाई गई है, साइनोवैक लगाई गई है। और उसके बाद ये जो तमाम डेटा था वो नादरा पर भी अपलोड हो गया, और ये एक अनोखा कारनामा है। और ऑब्वियसली ये जो तमाम मामला कल खड़ा हुआ, इस पे मैं सोशल मीडिया पे मीम्स भी बन रहे थे, हर कोई अपने एनालिसिस भी दे रहा था, तो हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बट इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का अमला था इस हॉस्पिटल में, उसको हुकूमत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। मामलात क्या है अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे। अब पता नहीं उन्होंने डेटा डाल दिया गलत या वहाँ पे पहुँचा गलत। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो निम्स है और जो नादरा है, इनका मुश्तरका ये जितना भी काम किया है पाकिस्तान के नामसाद हालात में, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और मतलब ज़्यादातर लोगों को शिकायत नहीं हुई, डेटा का इंदराज भी सही हुआ है, सर्टिफिकेट भी वक्त पे मिल जाते हैं, बड़ा आसान प्रोसीजर है। आप निम्स डॉट वो जो नादरा है उसके ऊपर जाके अगर आप वेबसाइट के ऊपर उनकी टच करते हैं तो आपको 4-5 स्टेप्स हैं वो आप भरें, वो फॉर्म भर के अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह आप देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, पासपोर्ट नंबर देते हैं, और उसके बाद वो आपसे 1-2 सवाल पूछते हैं, और उसके बाद 100 रुपये आपको जमा कराना होते हैं और आपको वो सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जाता है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। तो ये पता नहीं किस तरह से गलती अच्छा, हो गई। इस हवाले से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, और बाकी तमाम अमला जो वैक्सीनेशन लगा रहा था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। बट इस पर हरमीत का भी कमेंट जानना जरूरी है। हरमीत, क्या कहेंगे आप? कल ऑब्वियसली ये खबर आपकी नजरों से भी गुजरी होगी। रऊफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड पे इसलिए जाऊंगा क्योंकि जो मेरे साथ लोग कनेक्ट है, जो मेरे जराए हैं, तो यकीन माने कि सियालकोट, लाहौर, इस तरह पंजाब के कई इलाके जिसमें बड़ी फैमिली के भी लोग शामिल हैं, जिन्होंने पैसे दे के आपने जो सर्टिफिकेट है वो बनाया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वैक्सीन लगाने से इनको है क्या प्रॉब्लम। और जब नादरा की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे, उनका सर्टिफिकेट बन जाता है। और तो साथ साथ में ये बताया कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो पैसे दे के 3-3 और 4 हज़ार रुपए दे के सर्टिफिकेट अपने घर में उनको मिल जाता है बनाया बगैर वैक्सीनेशन किए हुए, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सख्ती करनी होगी, हुकूमत को सख्ती करनी होगी। और जो मुलविस है, क्योंकि जाहिर बात है ये कोविड इसी तरह फैलेगा अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं होगी, और उस तरह जाली सर्टिफिकेट का ये जो मामला है बड़ी तेजी से जा रहा है, इनके खिलाफ इकदाम नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, वाकई इन तमाम चीजों के खिलाफ इकदाम करने की फौरी तौर पर जरूरत है। बट एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, वक्त हमारे पास मुख्तसर है। पाकिस्तानी गुलकार और सोशल एक्टिविस्ट शहजाद रॉय ने एक नौजवान फौजी बैंड है उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तोहफे के तौर पर भिजवाए हैं। कुछ रोज पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें हुंजा के ये बच्चे थे और वो 3 डब्बे बजा रहे थे, मतलब आम जो घरों में चीजें अवेलेबल होती हैं, डेस्क और डब्बे शब्बे, और बड़े अच्छे अंदाज में बजा रहे थे। तो शहजाद रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन बच्चों की वीडियो शेयर की और साथ ही साथ कौम से दरख्वास्त की कि अगर कोई भी इनको हेल्प आउट कर सकता है इन बच्चों तक पहुंचने में। सो अब हुआ ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि शहजाद रॉय इन बच्चों तक पहुंच गए हैं और इनके मतलब पैशन को देखते हुए, इनके शौक को देखते हुए, इनके हुनर को देखते हुए इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो गिफ्ट के तौर पर भिजवाए गए हैं। और इस हवाले से जो शहजाद रॉय के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करें और ऑब्वियसली हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि मतलब इस तरह से उनको जो गिफ्ट है वो भिजवाया गया है। अच्छा, ये जो वीडियो बनी हुई है ये कुछ 10 साल पुरानी है कहते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे अब अपलोड हुई और वो जो तलाश में मुश्किल पेश आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी कि वो बच्चे बड़े हो गए हैं
अब वो बच्चे उतने छोटे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल शहजाद रॉय का फिर भी जज्बा जो है वो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वो लगे रहे उनकी तलाश में, और आखिरकार उन्होंने जा लिया उनको, और उनको फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सारे भिजवाएँ। तो आई होप कि वो उनका बच्चों का शौक़ भी, हुंजा से बच्चे हैं, हुंजा के बच्चों में वैसे ही अगर देखा जाए तो शुरू से ही एक मौसीकी का शौक़ होता है। वो ख़ास रिदम के ऊपर बजाते हैं अपने ड्रम्स वगैरह, फिर वो नाचते हैं जिस तरीके से। ये देखो छोटा सा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। हाँ, ये जो बैंड, अब तो ये सारे बड़े हो गए होंगे ऑब्वियसली। 10 साल पर मुहित ये सफर है। बिल्कुल फौजी बैंड है, अगर आप देखें इनके स्टाइल को, और बिल्कुल जैसे परेड करते हैं ना बच्चे, वो फौजी करते हैं, तो उसी स्टाइल को उन्होंने अपनाया हुआ है। पर शहजाद रॉय की अगर हम बात करें तो बच्चों के हैरेसमेंट के हवाले से हो या दीगर क़वानीन के हवाले से बहुत स्ट्रगल उन्होंने की, और आज भी वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वो आपने जो खिदमात है वो अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम है भाई, और हम अप्रिशिएट करते रहते हैं। इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ स्टोरीज इस हवाले से शेयर की थी। बट एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। सरगोदा से ये स्टोरी है जहां पर चंद माह पहले पहाड़ों की कटाई की गई थी। उस दौरान एक झील उभर आई थी, झील दरियाफ्त की गई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये 20 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित है और इसकी 50 फीट गहराई है। बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत खूबसूरत है। अब हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं। लगती इतनी खूबसूरत है कि दूर दराज के इलाकों से जो लोग आ रहे हैं वो सरगोदा का रुख कर रहे हैं और इस झील की जो खूबसूरती है उसके नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। खूबसूरत लग रही है भाई देखने में। अब अल्लाह करे कि ये महफूज रहे। लोग जब जाने लगते हैं ना तो मुझे डर लगने लगता है, और मैं कहता हूँ कहीं इतना पोल्यूशन ना फैला दें कि हद से ज्यादा हो। आप भी गई हो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पे झीलें हैं नॉर्दर्न एरियाज में, और लोगों ने उनका बहुत बुरा हाल किया है। वो जूसेस पीते हैं, बॉटल्स पीते हैं और वो वहाँ पर ही उनको फेंक देते हैं। रैपर, टॉफियाँ, हर चीज जो है ना वो फेंक के आ जाती है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी लोगों से कर देते हैं ना कि ऐसी जो जगहें जो हमारे मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करती हैं, ऑब्वियसली ऐसी जगहों को जब आप विजिट करें तो यहाँ पर सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि भागते दौड़ते इमारतों को फलांगते और एक डिफरेंट तरीके के साथ सीढ़ियों को क्रॉस करते, ये तमाम काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, और अक्सर जो है वो मर्दों को ही ऐसे कामों से मुंसलिक किया जाता है। बट ऑब्वियसली जिस तरह से अब ख़वातीन हर मैदान में आगे आगे आ रही हैं, सो इसी तरह एक मुस्लिम हिजाबी खातून है जिनका ताल्लुक लॉस एंजलिस से है। वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। बहुत अरसे से वो ट्रेनिंग कर रही थी और अब वो बुलंदो बाला जो बिल्डिंग्स हैं उनको फलांगती हैं और उन बिल्डिंग्स के साथ डिफरेंट किस्म के जो ख़तरनाक किस्म के स्विंग्स लगे होते हैं उनको लेती हैं, झूले झूलती हैं उन पर। बेसिकली ये स्टंट्स होते हैं और उसके लिए बहुत सारी आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो खातून है इन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग की, बहुत एफर्ट की इसके लिए। अब ये बड़ा इजीली जो है ये इस तरह के स्टंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर लेती हैं। बट हमारी मेन स्टोरी ये है कि ये हिजाबी खातून है और इनका ये कहना है कि हिजाब के दौरान इन्होंने ये सारी ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की, और अभी भी जब ये इस तरह से कोई भी स्टंट करती हैं तो हिजाब के साथ ही करती हैं। तो हिजाब किसी भी हवाले से इनके तमाम मामलात में रुकावट हरगिज नहीं है। सारा मुदल्लल नाम है इनका मेरे ख्याल में। यस, हाँ, सारा मुदल्लल इनका नाम है। और ये देखिए कि जिस तरीके से ये हर तरह की रुकावट को अबूर कर जाती हैं, छलांगे मारती हैं, कलाबाजियाँ लगाती हैं, लेकिन हिजाब में रहते हुए, और अपने पूरे कपड़े जो हैं जिस तरह से एक मुस्लिम खातून के होने चाहिए उस तरह से करते हुए ये करती हैं। तो बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है इनको इस हवाले से। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से भी अप्रिशिएशन कि इन्होंने बड़ा मुश्किल काम का बीड़ा उठाया है, बिल्कुल उसके मुताबिक ये कर रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जब आप तन मन से कोई काम करते हैं सर तो कोई चीज़ से रुकावट नहीं बनती। और कमाल का ये एक पैगाम दे रही हैं कि भैया चाहे वो दस्तार हो चाहे हिजाब हो, लेकिन आप जब करना चाहें कुछ भी, जब आपकी विल हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगली स्टोरी हैरी पॉटर्स के चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जिन लोगों को हैरी पॉटर सीरीज़ बहुत पसंद है, इसके मुख्तलिफ एडिशंस जो हैं वो आते रहते हैं। अब बहुत जल्दी इसका एक और एडिशन आ रहा है। इसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। जुलाई की बजाय अब ये 15 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी और हैरी पॉटर के फैंस जो हैं वो बड़े
शौक से डेस्परेटली इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ विजुअल्स भी हैं जो इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ आ जाते हैं, मेरे ख्याल में वक्त मुख्तसर है। अगली स्टोरी आज की हमारे पास डेली डोज में ये है कि एक बल्ब ऐसा है जो कि अमेरिका के एक फायर ब्रिगेड ऑफिस की एक बिल्डिंग में तकरीबन 1 सदी से लगा हुआ है। ये 1901 में यहाँ पर लगा था और ये बल्ब तब से मुसलसल टिल नाउ यानी 2021 आन पहुंचा है। अब तक ये चल रहा है, इस दौरान ये बिल्कुल बंद नहीं हुआ और ये कहा जाता है कि आज के ये किसी भी लाइट के जो बल्ब के मुकाबले में ये 1 मिलियन घंटे से ज्यादा देर तक चल रहा है और इस बल्ब को 1971 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। कमाल है भाई, मतलब 1901 में शायद ये शुरू हुआ है, 1901 से चल रहा है। एग्जैक्टली और आज तक बंद नहीं हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस वक्त बनाते हुए उसी सदी में इतनी तब्दीलियां आ जाएंगी। पहले आपके जो है वो एनर्जी सेवर आए, बल्ब आए, फिर एनर्जी सेवर आए, उसके बाद एलईडी बल्ब आए। ये पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ जो है वो पता नहीं किस तरीके से ये चले जा रहा है। वो क्या कहते हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, हाँ यही कहते हैं ना। तो ये पुराना है तो शायद ओल्ड इज गोल्ड अभी तक चल रहा है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि वो कमाल ही है, हैरत है भाई, हैरत अंगेज बात है। और अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कि वाशिंगटन के दौरे पर हैं और आज वो अहम मुलाकात भी करने वाले हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन से। जब वाशिंगटन पहुंचे तो सिखों की जानिब से बहुत सा एहतजाज किया गया और सिख फॉर जस्टिस ने होटल के बाहर खालिस्तान के परचम भी लहराए और इस मौके पर मोदी के खिलाफ सिखों ने शदीद नारेबाजी की, शदीद टफ टाइम दिया जनाब, और साथ ही साथ खालिस्तान की जो आज़ादी है इसके लिए नारे बुलंद किए गए। इस प्रोटेस्ट के भी कुछ विजुअल्स हैं जो अभी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, वो खालिस्तान मूवमेंट के हक में भी नारे लगाए गए और वहाँ पे कम्युनिटी बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई है। मोदी के जो इक़दामात रहे हैं काफ़ी अरसे से अक़लियतों के लिए और दूसरे मज़ाहब के लिए, वो इस तरह के रहे हैं कि इसको दुनिया जहान में क्रिटिसाइज़ किया गया। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, इवन ईसाई कम्युनिटी हो, उनके ख़िलाफ़ उनके जो रवैये हैं वो बहुत ही मुतशद्दद किस्म के हिंदुआना मतलब वो हैं। तो मेरे ख्याल में हरमीत कुछ बिल्कुल, हरमीत तो क्योंकि हमारे सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, खालिस्तान की तहरीक के दोबारा उजागर होने में या दोबारा उठने में इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मोदी ने वहाँ पे चाहे वो उनका ताल्लुक जिस मसलक या मज़हब से हो, ख़ासकर वो अगर मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, तो उनको बड़ा टारगेट किया जा रहा है। उस टारगेट की वजह से ये दोबारा जो इशू है दोबारा खड़ा हो गया। और आपको याद होगा जब अभी दोबारा फिर से किसान धरना शुरू हुआ और जो 23 जनवरी को उनका रिपब्लिक डे होता है, उसी के दौरान जो तिरंगे को हटा के खालिस्तान का जो झंडा है वो लहराया गया, उसी तरह निशान साहब लहराया गया। तो ये जो है ये एक थ्रेट है मोदी सरकार के इक़दामात की बदौलत, जो इक़दामात वो उठा रहे हैं, जो एक नफरत वो फैला रहे हैं RSS के जरिए। तो जाहिर बात है फिर नफरत का जो रिएक्शन है वो फिर इसी तरह आएगा और लोग उठ खड़े होंगे और आज़ादी की एक नई लहर जो है वो दोबारा उठी। और मुझे अगर इस किस्म के इक़दामात रहे तो यकीन माने एक नया 47 जो है वो जन्म लेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। अगली स्टोरी आज की डेली डोज की हमारे पास लास्ट स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको डिस्कस किया जाएगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, आगे करेगा, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और वहाँ पर जो ऑब्वियसली एक इंसानी अलमिया है, इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, उससे बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएँ उसको भी डिस्कस किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जो इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है उससे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। सो ये एक अहम खिताब है जो आज होने वाला है। ये अहम खिताब है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया जहान में भी, क्योंकि इस वक्त फोकस बहुत हुआ है पाकिस्तान। और एंथनी ब्लिंकन से कल मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद कुरैशी की। वो मुलाकात भी बड़ी अहम रही है और उस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने जहाँ पे उनको बताया कश्मीर में मज़ालिम के हवाले से हिंदुस्तान के जो इस वक्त इक़दामात हैं जो बहुत ही कश्मीर में मुसलमानों के लिए एक ऐसी राह बना रहे हैं कि जिसके ऊपर उनके लिए सिवाय इसके कि शिद्दत पसंदी की इख्तियार करें बुरा और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो उसके बारे में भी, मज़ालिम के बारे में भी वो उन्होंने बात की, लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के अलमिया के बारे में भी बात की और उन्होंने कोशिश की
कि अफ़गानिस्तान के लिए दुनिया इमदाद इकट्ठी करे। अफ़गानिस्तान के बारे में उस हुकूमत को अगर वो तस्लीम कर ले, या उसके बारे में कम अज़ कम जब तक कोई ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत नहीं बन जाती, उनके लिए कोई फंड इकट्ठे होने चाहिए। अदरवाइज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उन्होंने अपील किया, बड़ा कुछ सानया हो सकता है, बड़ा कोई वाक़या हो सकता है। लेकिन हमारे पास खबर यही है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए यही डू मोर की फिर आवाज़ उठ रही है। लेकिन अब हमने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, भाई हम अब कुछ नहीं करेंगे, कह दिया, लेकिन जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं ना, वो क्रिकेट में जो सियासत चल रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कल फिर यही कहा डू मोर के पाकिस्तान को ज़्यादा करना चाहिए। वो प्रेशराइज यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर अपना प्रेशर डाले और उनको इस बात पे आमादा करे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, दूसरी कौमियतों को, दूसरी जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए, जो हज़ारे हैं, जो ताजिक हैं, उन लोगों को भी हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए। और फिर ख़वातीन के हवाले से तो हमें पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जो है अमेरिका की हो या यूरोप की हो, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक हो गया, तफसील आपने काफ़ी ज़्यादा शेयर कर दी है। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का ये जो खिताब है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उसमें मज़ीद क्या क्या बातें होती हैं और क्या अहमियत इख्तियार करता है, इस पर हम तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे इस खिताब के बाद। डेली डोज की आज की हमारे पास लास्ट स्टोरी ये है कि दुबई एक्सपो 2020 का इनेकाद बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंपनीज इस एक्सपो में शिरकत करेंगे। इसका ऑफिशियल गाना भी रिलीज़ हो चुका है और ये गाना जो है इस बार इसका टाइटल जो है ये हमारा वक्त है। ये इस गाने का मतलब ये टाइटल है और इस वक्त इस गाने के भी जो विजुअल्स हैं वो हम पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में डे केयर सेंटर का रुझान बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो डे केयर सेंटर्स हमें इतने मिलते नहीं। और यही वजह है कि जब हमारी बहुत सी ख़वातीन जब प्रैक्टिकली कोई भी काम करने बाहर निकलती हैं और अपनी जॉब्स परफॉर्म कर रही होती हैं तो उनको बहुत से मसाइल का सामना आता है, जिसमें सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं वो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने बच्चों को आखिर कहाँ छोड़ें। फिर ऐसे में बहुत से जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को मेट्स के हवाले करती हैं और ऑब्वियसली इस पर बहुत से मतलब हम अक्सर कोई ना कोई वो वीडियोस वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं कि मेट्स कोई अच्छा सलूक नहीं उनका होता मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के साथ। और अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों को अपनी माओं की तरफ छोड़ कर जाती हैं, बट डे केयर सेंटर्स जो हैं वो इतने पाकिस्तान में हमें नहीं मिलते। अब इसका रुझान थोड़ा सा चला जा रहा है, लेकिन अगर हम केपीके की बात करें तो यहाँ पर जहाँ मुख्तलिफ इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं तो यहाँ की जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन रुकने असेंबली, उनके लिए ये एक सहूलत मुतारिफ करवाई गई है और केपीके असेंबली के साथ एक डे केयर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है कि जब कोई भी खातून यहाँ पर सेशन अटेंड करने आए तो वो अपने बच्चे को साथ ला सकती है और अपने बच्चे को इस डे केयर सेंटर रखती है, जिसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉपर स्टाफ मौजूद होगा जो बच्चे को प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करेगा, उसके खाने पीने का ख्याल रखेगा, उसकी एक्टिविटीज़ का ख्याल रखेगा। सो इस तरह से जो ख़वातीन हैं वो ज़रा बाआसानी अपने सेशंस भी अटेंड कर सकेंगी, ऑफिशियल काम, ऑफिशियल उमूर भी सर अंजाम दे सकेंगी। तो जहाँ पर बहुत से ज़बरदस्त काम हुकूमत कर रही है वहाँ पर ये भी एक काम है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, बट मेरे ख्याल में इसका दायरा कार जो है वो बाकी तमाम सूबों तक भी फैलना चाहिए और डे केयर सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा कायम होने चाहिए ताकि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए ऑब्वियसली एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जा सके। एक ज़माने से केपीके में भी ये कोशिश हो रही थी, ख़वातीन जो थी वो अपने हकूक़ के लिए कोशिश कर रही थी। 2019 से ये कैंपेन उन्होंने ज़्यादा तेज़ की हुई थी और वो ये था कि जी डे केयर सेंटर हमारे बनाया जाए, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको बाकी जैसे आपने काफ़ी तफसील से बताया छोड़ के नहीं आया जा सकता। तो अब ये क़याम अमल में इसका आ गया और बड़ी अप्रिशिएबल बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे सेंटर्स के ऊपर भी होना चाहिए, लाहौर भी है, कराची भी है, कोयटा भी है, जहाँ जहाँ असेंबलीज है, आज़ाद कश्मीर की भी है। तो मतलब उम्मीद यही है कि वहाँ अच्छा हमला होगा, बच्चों की तरबियत होगी, अंदर असेंबली में ले जाए तो क्या वो। लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑब्वियसली रुकने असेंबलीज के बच्चे हैं ना, तो इनकी तो लुक आफ्टर होगी ज़्यादा, इनकी टेक केयर अच्छे अंदाज में होगी। लेकिन जब भी कोई खातून मेट्स के हवाले अपने बच्चे करके जाती है तो
मेरे ख्याल में मेड्स पर तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, या तो फिर आप अपने घरों में कोई इस तरह से कैमराज नस्ब कर दें ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन मेड्स को मॉनिटर कर रहे हो कि वो आपके बच्चे को क्या खाना वक्त पर दे रही हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव कर रही हैं, उनकी चीज़ों का ख्याल रख रही हैं या नहीं, वरना मेड्स के हवाले बच्चे नहीं किए जा सकते। और इस हवाले से बहुत से अक्सर इंसिडेंट्स भी रूनुमा होते हैं जो अक्सर हम मीडिया पर भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो काम है ऑब्वियसली अप्रिशिएबल है, बट इस चीज़ को थोड़ा सा कॉमन होना चाहिए ताकि हमारे जो मुल्क की खवातीन हैं वो भी जब बाहर निकलें तो वो रिलैक्स होकर काम कर सकें। और डे केयर सेंटर में भी अच्छी सहूलियात जो है वो मुतारिफ करवाई जानी चाहिए। और जब कोई भी खातून अपना बच्चा यहाँ छोड़ रही है तो ऑब्वियसली उस डे केयर सेंटर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो बच्चों की प्रॉपर टेक केयर हर हवाले से होनी चाहिए। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं KPK की MPA बसीरत खान साहिबा। बसीरत साहिबा, थैंक यू सो मच मैडम, वेलकम टू द शो। मैडम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ऑब्वियसली KPK हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। आपको क्या लगता है कितनी खवातीन इस वक्त हैं असेंबली में जो इससे मुस्ताफीद हो सकेंगी? शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे एक ऐसे नेशनल TV पे आपसे बात कर रही है। ये तो एक ऐसा फर्स्ट इनिशिएटिव है कि जितनी भी मदर्स हैं अगर असेंबली से ये स्टार्टअप होगा तो फॉर श्योर ये बाकी सेक्टर में भी ये अप्लाई होगा। और असेंबली में ऐसी है कि मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ तो मेरे लिए मुश्किल होती थी। इस तरह मेरे साथ 3-4 जो ऐसी मदर्स है जो वर्किंग मदर है और जो फीड भी करा रही है, तो हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा हुई। और जिस तरह आपने स्टार्ट में ही कहा कि मुश्किल हो जाता है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिर ऐसे बच्चे को जिसको आप फीड कराना होता है, फिर यू नेवर नो कि अगर आप मेड भी रखते हो तो वो उस किस्म का ख्याल रखते भी है कि नहीं। फिर अगर हम चाहते हैं कि फीमेल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो फिर एक माइंड में अगर हम फीमेल को आगे लेकर आना चाहते हैं तो कुछ चीज ऐसी होती है बिहाइंड द पिक्चर कि ये स्टेप लेने होते हैं। अगर हम औरत को एम्पावर करना चाहते हैं तो ये स्टेप लेने होंगे कि वो अगर उन पे ये टेंशन लेती है कि भाई हमारे बच्चे घर में हैं, किसके साथ है, कैसे रह रहे हैं, कोई उस तरह उनका ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा, तो बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। तो अब ये होगा कि हम थोड़े मेंटली रिलैक्स होंगे। बसीरत साहिबा का जो इससे कमेंट है वो हमारे सामने आ गया, ये भी इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं। बसीरत साहिबा का भी यही कहना है कि इनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना था जब ये सेशंस वगैरह अटेंड करने आती थी, बट अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हरमीत का जरा रुख करते हैं। हरमीत, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ पर मैंने डे केयर सेंटर्स अब देखना मैं स्टार्ट हुई हूँ, लेकिन बहुत कम है, अभी भी इतना रिवाज नहीं, क्योंकि आपका ताल्लुक KPK से है। जरा बताइएगा वहां पर इस हवाले से क्या इकदामात कोई हैं, डे केयर सेंटर्स वगैरह हैं बच्चों के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर हम देखें KPK के हवाले से, जब से तहरीक इंसाफ की पहली बार हुकूमत आई थी तो जितने भी सरकारी इदारे थे, खासकर स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस जो हैं फीमेल के हवाले से, तो उनमें बाकायदा डे केयर्स बनाए गए थे बच्चों के लिए। और उसका जो बाकायदा उनके लिए जो मेड रखी गई थी वो उसकी भी पूछगछ, सारी तमाम तरह चीज़ें जो है वो की जाती थी, मॉनिटरिंग की जाती थी। अब भी वही सिस्टम जो है वो तो है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जिस तरह मैडम ने बात की तो इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था जिसकी वजह से इनको असम्बली से निकाला गया था। उसके बाद फिर एहतजाज हुआ ख़वातीन की जानिब से और एक अच्छा इक़दाम लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा, अगर आपको याद होगा जिस तरह रऊफ साहब ने बात की कि 2019 में एक मुहिम शुरू हुई जिसमें मेरे ख्याल में जीनत बीबी नाम की एक खातून थी जिसके साथ ये वाक़या हुआ कि वो एक जगह जॉब कर रही थी और वो जब अपने बच्चे के साथ गई तो उनको ऑफिस से निकाल दिया गया। उसके बाद एक पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और मुख्तलिफ मीडिया ने भी उस चीज़ को उठाया। तो आज मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी कम से कम डे केयर होनी चाहिए। सरकारी KPK की मैं बात करूं वहां पे तो चीज़ें आ गई हैं। अब पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ सरकारी जगहों पे तो है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे आज भी जो खवातीन है वो महरूम है। और ये बहुत बड़ा मसला इसलिए होता है कि आप प्राइवेट डे केयर तो बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन आपने जिस तरह बात की कि उसका अक्सर बच्चे का प्रॉपर जो है उसी तरह केयर नहीं किया जाता। उमूमन हम कैमरे में या हम देखते हैं CCTV कैमरे में ऐसे वीडियोज आती हैं जिसके जरिए हम देखते हैं कि बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, उसी तरह उसको न खाना दिया जाता है। तो अगर मॉनिटरिंग होगी बच्चों के हवाले से और कोई प्राइवेट इदारे भी अगर इसमें इक़दाम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो खवातीन जॉब्स करती हैं तो उनके लिए ये आसानी होगी कि कम से कम उनके बच्चे उनके आस पास होंगे तो कम अगर लंच का टाइम है या थोड़ा सा वक्फा मिलता है तो वो जाके अपने बच्चों को देखभाल जो है वो भी कर सकती हैं, उनको देख भी सकती हैं कि बच्चा किस हाल में। तो ये चीज़ एक अच्छा इक़दाम है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने उठाया और
फारूक साहब ने जिस तरह जिक्र किया, तो कश्मीर की असम्बली है, दीगर हम बात करें असम्बलियाँ हैं, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर भी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी हम डिस्कस कर लें कि जो बाहर के ममालिक में डे केयर सेंटर्स होते हैं, आई डोंट नो इनका लेवल क्या होता है। ये जो खवातीन है जिनका ताल्लुक असेंबली से है, इनके बच्चों की तो आई एम श्योर कि अच्छी टेक केयर कर ली जाएगी, बट मसला वहाँ पर आता है जहाँ पे प्राइवेट डे केयर सेंटर्स होते हैं और जहाँ पर आम लोगों के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर उस तरह से बच्चों की देखभाल नहीं की जाती। बट आप भी इतना अरसा बाहर रह कर आए हुए हैं सर, वहाँ पे जो डे केयर सेंटर्स होते हैं, मेरे और बहुत से जो जानने वाले लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो वो वहाँ पर डे केयर सेंटर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, प्लस उनको प्रॉपर किस्म की सर्टिफिकेशन दी जाती है। उस सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी डे केयर सेंटर खोल नहीं सकता। फिर वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी भी प्रॉपर से देखभाल की जाती है और फिर ऑब्वियसली इस हवाले से उनको पे भी बहुत अच्छा किया जाता है। सो एनीवेज पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली इस तरह के इकदाम होने चाहिए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लें। ब्रेक शामिल कर, बिल्कुल एक ब्रेक बस आएंगे कुछ नए मौसूआत के साथ। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, कुछ रोज़ पहले हमने एक स्टोरी आपके साथ डिस्कस की थी जिसमें मर्दान के कुछ स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया था। मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, इसके साथ साथ इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी हासिल की थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स थे जो हासिल किए थे। लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हलकों में इस हवाले से बहुत से रिजर्वेशन भी पाए जा रहे थे, क्रिटिसिज्म भी बहुत सा सामने आ रहा था कि इतने ज़बरदस्त मार्क्स कैसे आ सकते हैं। इन्हीं में एक स्टूडेंट थी जिनका नाम कंदील है, उन्होंने 1100 मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 1100, और बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनके इसी तरह से मार्क्स थे। बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम इन स्टूडेंट्स को, बट मसला यहाँ पर यह था कि जिस तरह से हम पहले भी सर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें नामुमकिन है कि आपके पूरे मार्क्स हैं। बट अब रीचेकिंग होगी इन पेपर्स की और तमाम तर जो मामलात हैं वो सामने आ सकेंगे। कंदील इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच कंदील, वेलकम टू द शो। बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आपने हासिल किए और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ रिजर्वेशंस भी आ रहे हैं इन मार्क्स को लेकर, जिस पर अभी अहकाम जारी हुए हैं कि रीचेकिंग की जाएगी इन पेपर्स की। क्या कहेंगी आप? अगर रीचेकिंग स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी बात माने, क्योंकि अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि हमें मार्क्स कम दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब उनकी बात माने। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके माशाल्लाह इतने नंबर जो आए हैं तो किस तरह से हुआ? पढ़ाई बहुत ज़्यादा आपने की, क्या रट्टा लगाया हुआ था, क्या किया था, कितनी मेहनत की थी? मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, अल्लाह ताला का साथ था और हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हमारे इदारे स्टूडेंट मॉडल हाई स्कूल और टीचर्स सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने तकरीबन 15 घंटे स्टडी करती थी और स्कूल का जो स्टडी का एनवायरनमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था स्टडी के लिए। और TSP सिस्टम था हमारे स्कूल में जिसमें 2 मंथ्स पेपर होते थे, तो उसमें भी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई थी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, पहले तो वैसे कंदील मैं पछतो में उसको मुबारकबाद दूंगा। कंदील ढेर मुबारक शस्ता और टूर खस्ता सो कर देता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो जिस तरह रीचेकिंग की बात हो रही है, तनकीद भी की जा रही है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, तो क्या अगर दोबारा रीचेकिंग होती है और दोबारा पेपर के हवाले से, तो कितनी तैयार रहेंगी आप? मैं तैयार हूँ, मतलब अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कोई के रीचेकिंग होनी चाहिए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बात माने, क्योंकि मैंने तो मेहनत की थी बहुत ज्यादा और अल्लाह ताला ने सलाह दिया है मुझे। तो अगर वो मेरे पेपर्स की भी रीचेकिंग करते तो जाहिर सी बात है चेकर्स ने कुछ इस तरह देखा होगा मेरे पेपर्स में कि उन्होंने मुझे पूरे मार्क्स दिए। तो ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना है और बाकी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो चेकिंग करे ताकि ठीक है। यानी कंदील का इस हवाले से ये कहना है कि अगर स्टूडेंट्स चाह रहे हैं तो इन पेपर्स की दोबारा से रीचेकिंग होनी चाहिए। मच कंदील, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। अभी एक ब्रेक। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और अभी हम ज़रा बात कर लें, जब से नाज़रीन कोविड आया है पूरी दुनिया की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, रोज़गार लोगों के बहुत सारा मुतासर हुए, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी मुतासर हुई। तो अगर हम फैशन इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ पर भी बहुत सा जवाल देखने में आया और मुख्तलिफ ब्रांड्स जो थे वो बंद हो गए, जो रहे उनको ऑब्वियसली अपने बहुत से अखराजात रिड्यूस करने पड़े, अपने स्टाफ की डाउन साइजिंग करनी पड़ी और बहुत से मामला थे जो कि होते रहे, और फिर ब्रांड्स जो थे वो अल्टीमेटली उनको लॉस का सामना करना पड़ा, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब हम देखें तो कोविड आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, जो सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है, बट इस बेहतरी से क्या जो चैलेंजेस थे फैशन इंडस्ट्री को वो कम हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं या नहीं, क्या मामलात होने वाले हैं, हम शो में आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद है साबिक काउंसलर जनरल फ्रांस और बड़े ज़बरदस्त नामवर फैशन डिज़ाइनर जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं, पेरिस में इनके आउटलेट्स हैं। महमूद भट्टी साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, वेलकम टू द शो, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सर, ये कोविड की सिचुएशन अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, बड़ी डिजास्टरस सिचुएशन रही है और बहुत से मसाइल, अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रही हैं। जो चैलेंजेस थे फैशन इंडस्ट्री के लिए वो कम हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, ये कह सकते हैं, बेहतरी आएगी आगे? काफ़ी बेहतरी आएगी अगर आप लोग ना कोविड का जो आपने क्वेश्चन लगवाना है तो वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अब उन्होंने बना दिए हैं सारे पासपोर्ट कोविड के, उसके बगैर आप काफ़ी नहीं पिक सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। अगर आप कहेंगे जी वो मैंने नहीं लगवाना, मैंने जेली पेपर बनवा के मैं कोविड के तो मैं ट्रैवलिंग कर लूँगा, तो वो आप अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है ना, इन चीज़ों को। ये बट जो इनलीगल चीज़ें और अपनी हेल्थ और दूसरों की हेल्थ का भी आप नहीं सोच रहे, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी रह गया फैशन का चक्कर, फैशन को तो नहीं, सारी दुनिया को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है, बिल्कुल बहुत ऑल ओवर। उसके बाद जो फैशन, जो मेरा ऑफिस है वो 80 कंट्रीज़ में, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, बाहर से क्लाइंट आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि वो कोविड की वजह से वो आएंगे तो 10 डे आपको वो करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आदमी 2 दिन के लिए बिजनेस के लिए आता है तो वो 10 दिन कैसे घर पे बैठा रहेगा। तो ये सारा ना, उसके बाद ऑनलाइन चीज़ें बड़ी चली गई हैं, ऑनलाइन पे आदमी को यू लूज़ मनी, मैंने बहुत पैसे लूज़ किए हैं। इस लूज़ मनी इसलिए क्योंकि वो ऑनलाइन जो आया ना सिस्टम पूरी दुनिया में, वो आप उसको कॉपी कर रहे हैं, वो उसको कॉपी कर रहा है, वो उसको चीपर दे रहा है, उसको चीपर दे रहा है, उसको दे रहा है, एंड यू डोंट हैव प्रॉफिट, यू लूज़ मनी। तो आपने तो एक ऑफिस को चलाने के लिए ना, तो इतने लोग काम करते हैं, रेंट पे करना पड़ता है, बिजली का पे करता है, टैक्स पे करते हैं, वहाँ पे टैक्स चोरी नहीं कर सकते, वहाँ पे वो सब चीज़ें ऐसे चली हुई हैं। ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं चोरी ब्रांड वगैरह हो रहे हैं, इसमें ओरिजिनल जो है उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है फिर, मतलब जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, हाँ, बाहर भी, मतलब पूरी दुनिया के ब्रांड जो हैं, अगर गुच्ची है तो वो भी कॉपी हो रहा है, हाँ, आपका है तो वो भी कॉपी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए इन्होंने लॉ बड़े बना दिए हुए हैं। आप अगर ऑनलाइन पे करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, वो उन्होंने लॉ क्रिमिनल चक्कर कर दिया हुआ सर। ठीक है सर, वो जो लॉज इंटरनेशनली हैं वो उनका नफाज पाकिस्तानियों पर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर तो फॉरेन से रेप्लिकास और ये चीज़ें आती हैं और पकड़ता भी कोई नहीं है। नहीं, यहाँ पे नहीं ना पकड़ता, लेकिन आप बाहर नहीं लेके जा सकते ना, ठीक है ना। आपको डिज़ाइनर तो उसको ही कहते हैं जो आप इंटरनेशनल पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बाहर जाएं, चीज़ें बना के बाहर लेके जाएं, उसको पता चले मार्केट में, मतलब आपका मुकाबला कैसे होता है, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान में आप एक तस्वीर लेके उसने विंडो पे लगाई है, उसने लगाई है, उसने लगाई, उसके ने लगाई, तो इसको डिज़ाइनर थोड़ी कहते हैं आप। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत का ज़रा रुख कर लें। हरमीत भट्टी साहब, जी भट्टी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना की ये जो वबा फूटी है तो पूरी दुनिया में कई इंडस्ट्रियाँ जो है वो मुतासर तो हुई हैं, खासकर पाकिस्तान में ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री है, तो फिर वो आम आदमी बेचारा जो है, जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, फैशन है, वो भी बेचारा मुतासर है, बड़ा जो है जिसका बिजनेस है वो भी मुतासर हुआ है। लेकिन हम अगर कोविड से पहले की तरफ जाएँ तो जब भी किसी का शौक होता था, किसी ने मॉडल बनना था या फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना था या फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री को, लेकिन हम फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग लाहौर का रुख करते थे। अचानक वहाँ पे ये जो जवाल आया, कराची की तरफ उरूज था, लोगों का रुख कराची की तरफ हुआ, वजूहात क्या थी सर? हरमीत का सवाल ये है कि
अगर हम कोविड वाली सिचुएशन को तो अभी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन अगर हम कोविड से पहले को देखें तो एक टाइम पर लाहौर फैशन इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा हब समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, फैशन डिज़ाइनर्स थे, वो कराची की तरफ मूव कर गए। क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं कि लोगों को कराची की तरफ मूव करना पड़ा और लाहौर थोड़ा पीछे आ गया? पता है क्या, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एक मोले की है, ठीक है ना। तो वो उस पर ये बड़ी गलत बात है। आप कहें जी हमने फैशन वीक कराची करने हैं, लाहौर नहीं करने, इस्लामाबाद में करने, यार प्लीज़ ये क्यों कर रहे हैं आप? एक मुल्क है हमारा, इतना प्यारा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क है, तो इसलिए अगर कराची वो लोग मूव कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें मार्केट में ज़्यादा हो रही होंगी। आपको मुकाबला टफ करना चाहिए। मेरी मार्केट में कोई 5000 आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो वो मुकाबला हम लोगों को करना पड़ता है। वो भट्टी साहब अकेले नहीं वहाँ पे बैठे हुए, वहाँ पे 5000 और भी लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे मुकाबला जो है ना, आदमी फाइट करता है ना, तो वो अच्छी बात है, फाइट करनी चाहिए। अगर कराची के डिज़ाइनर अच्छे बैठे हैं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर में ऊपर जा रहे हैं तो लाहौर में अच्छा काम कर रहे हैं। अगर फैसलाबाद में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सियालकोट कर रहे हैं। इसलिए टफ मुकाबला होना चाहिए। क्लाइंट को पता होना चाहिए कहाँ से खूबसूरत अच्छी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो इस पे टफ ये मुकाबला होना चाहिए। अच्छा, यानी आप सही समझते हैं। कोई खूबसूरती का वैसे तो भट्टी साहब ने हार मान ली, लाहौर वालों ने हार मान ली, और नहीं, लाहौर वालों ने हार कंपटीशन में कराची वाले तेज निकले। हार मान ली है, लाहौर वाले हार नहीं मानते, लेकिन मेरा मतलब है कि ये मार्केट है ना जो डिटरमिन करती है। भट्टी साहब की बातों से सर मुझे ये अंदाजा हुआ सर। भट्टी साहब नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जो टफ जो मुकाबला है ना आपस में, स्कूलों में, डिज़ाइनों में, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये सब चीज़ें मुकाबला होना चाहिए। फिर आदमी खुद सिर से ना लेके जाएगा, यार वो मुझसे अच्छी चीज़ें बना रहा है, मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी ये चीज़ें करूँ। इसलिए एक मुल्क है तो वहाँ पर टफ तो होना चाहिए। मेरी मार्केट में 5000 आदमी बैठा हुआ है, तो अगर मैं ना एक दिन अपनी आंखें बंद कर दूं ना तो कोई और मेरी जगह ले जाएगा। तो इसलिए आपकी कहते हैं ना आइज ओपन होनी चाहिए, मेंटल ओपन होना चाहिए, अपना नाम ऐसे लेके आना चाहिए। ठीक है सर, इस टाइम हम क्योंकि कोविड के तनाजुर में फैशन इंडस्ट्री को देख रहे हैं, चैलेंजेस जिस तरह से आपने भी कहा कम हो गए हैं, बट अभी भी आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस मौजूद हैं, और वो अगर हैं तो वो क्या क्या हैं, और उनको ओवरकम करने के लिए एक फैशन डिजाइनर क्या कर सकता है? पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर की बात करें, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिज़ाइनर जो है ना, तो मैंने बड़े इंटरव्यू पे कहा है, यहाँ पे एक लॉ होना चाहिए कॉपीराइट्स, और कॉपीराइट्स का उसका लॉ भी होना चाहिए। एक दूसरे को आदमी कॉपी ना करे। डिज़ाइनर मेरे लिए वो है जो अपने सिर से चीज़ें बना के अपने कलर को लेके चले। अगर आपने विंडो पे सेम शर्ट उसने लगाई है, सेम ड्रेस उसने लगाया है, सेम उसने प्राइस कम कर दी, उसने थोड़ी सी कम कर दी, उसने थोड़ी सी कम कर दी, फिर उसको आप डिज़ाइनर नहीं कहते। वैसे ये जो लाहौर स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन है, मुझे पता है आप भी उसमें काफ़ी एक्टिव आपने रोल प्ले किया है, इसके आने से आपको फ़र्क लगता है मतलब फैशन इंडस्ट्री में? मैंने रोल प्ले नहीं किया, वो मैंने बनवाया था। जी, ठीक है ना। तो वो मुझे उससे सितारा इम्तियाज़ भी मिला था। अच्छा। तो क्योंकि वो एक छोटी सी कोठी में मैंने मशीनें लेके लगाई थी, मैं अपने लड़कियां पेरिस से भेजता था। फैशन सारे शो मैंने पाकिस्तान में शुरू कराए थे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। ठीक है, मैंने अटेंड भी किया है। बिल्कुल, आपने अटेंड भी किए हुए थे। वो लाइटों का नहीं पता था, म्यूजिक का नहीं पता था, मेकअप का नहीं पता था मुझे। मैं जब बाहर से आता था, मैं ठहरता था पीसी होटल में, मैंने देखना लड़के वहाँ पे 10 बैठे हुए हैं, 3 बजे आए वही बैठे हुए हैं। इतनी खूबसूरत पाकिस्तानी लड़कियाँ, उनको घर बैठा के शादियाँ करके तो आप वहाँ पे गप्पे लगाते होते थे। ठीक है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था जब मैं टीवी पे आना शुरू हुआ। मुझे बड़ी ठंड भी हुई उस चक्कर में। मतलब मैं औरतों की इसलिए बड़ी साइड लेता हूँ क्योंकि माशाल्लाह अगर आप खूबसूरत लड़की आपके साथ चल रही है ना, तो आपका फख्र महसूस होना चाहिए, यार मेरी। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, खूबसूरत लड़की है तो उसको घर बिठा कर रखते हैं, कोई और ना देखे। ये सब चीज़ें ना अब 2021 हो गया, तो मैं इन चीज़ों को कभी मैं मानता ही नहीं। अगर कोई देख भी रहा ना तो आपको खुशी होनी चाहिए, यार मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है, प्राउड होना चाहिए। तो इसलिए चलो अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बेटर देन बिफोर। लेकिन वो जो था आपका जो इनिशिएटिव था, जो आपने वहाँ से शुरू किया, तो आप समझते हैं कि उसने फैशन इंडस्ट्री में बड़ा इनकलाब बर्पा किया है? उसके बाद वो जो आप कह रहे हैं कॉपी करना, जेन्युइन भी तो डिज़ाइनर फिर आ गए ना मार्केट में, मतलब उसकी वजह से ये जनर आ गए हैं काफ़ी। लेकिन बड़ी खुशी होती है क्योंकि अब मैं पता है कि ये चीज़ें करके हमको पीछे हो जाना चाहिए। मैं पीछे हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि एक सीट को आदमी लेके नहीं बैठ सकता। तो
तो मुझे डायरेक्टर भी बनाया था स्कूल का। मैंने कहा ना किसी और को पोस्ट दें, मुझे और भी बड़े काम है, मैंने बना दिया। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, वो स्टूडेंट जो है मैंने पेरिस से एक स्कूल में उनका करवा दिया था टर्नओवर, आएँ जाएँ ये जाएँ सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है जो वेल नोन है, उनको ये अपने मुल्क के लिए अच्छी चीज़ें लेके आएँ करके आप पीछे हो जाएँ, क्योंकि फ्यूचर तो ये पीछे है ना अब, है ना। अब तो मुझे और शौक़ है, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए। पिछली दफ़ा आया था मैं नेक्स्ट में गया था, लम्स यूनिवर्सिटी में गया, आका खां पंजाब यूनिवर्सिटी और दुनिया की यूनिवर्सिटी में जाता हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि ये जो फ्यूचर हमारा है ना, तो इनको हमने आगे, इन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है। बड़ी ज़बरदस्त सर आपका विजन भी है, सोच भी, और उसके लिए आप प्रैक्टिकली इक़दामात भी कर रहे हैं, वरना लोग जो हैं वो सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद रहते हैं। सो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ज़रा आपके जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, एक डिज़ाइनर का काम ये है कि वो अपने माइंड से डिज़ाइन सोचे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे किसी भी तरीके से। ये बताइए, आप अब तो खुद मेरे ख्याल में अब आपने इतने लोग आगे रखे हुए जो आपके लिए डिज़ाइन करते होंगे, बट अभी भी कभी ऐसे होता है कि कुछ स्पेशल कस्टमर्स के लिए ज़रा वो कहते हैं ना सिग्नेचर डिज़ाइन करके दें, मतलब इस तरह होता है? मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी टीम है, ठीक है ना, लेकिन मेरे जिस्म में एक ड्रग है फैशन का और काम का। मैं एक फैशन ही करता, मैं और भी बड़े काफ़ी कारोबार करता हूँ, ठीक है ना। एंड मेरे पास आती हैं चीज़ें जो बन जाएंगी ना, एंड आएंगे, मैं बताऊंगा ये बटन सही नहीं है, लड़की का मेकअप जो ये सही नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, हेयर ऐसे बनने चाहिए, एंड चीज़ें मेरे पास आती हैं सारी, उसका मैं प्रूफ करता हूं। लेकिन आप स्पेसिफिकली किसी के लिए डिज़ाइन भी करते हैं अपने स्पेशल क्लाइंट, स्पेशल कस्टमर्स के लिए? काफ़ी हैं, काफ़ी हैं, चलें, ज़बरदस्त हो गया। बहुत बड़े बड़े नाम है, उनको उनका लेबल लगा के दे देते हैं, वो पहन के वो तो बड़ा फख्र महसूस करते होंगे। मतलब वो एक डिज़ाइन नहीं बनता, वो बनते हैं लाखों से। उनकी शॉप्स हैं पूरी दुनिया में, 5000 शॉप, 10,000 शॉप, 2000 शॉप, तो उनका लेबर। सर आप इंटरनेशनली ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद पेरिस में इतने अरसे से काम कर रहे हैं और आपका क्लाइंट्स के साथ भी बड़ा लिंक रहता है। ये बताएं कि किस मुल्क के जो लोग हैं वो सबसे अच्छी फैशन सेंस रखते हैं? इतना आपने ट्रेवल भी किया और आपको आइडिया भी होगा, कौन से मुल्क के लोग ऐसे हैं? फ्रांस, इटली। अच्छा, इटली जो है ना वो बड़ा एलिगेंस जेंट्स में बड़ा मशहूर है इटली। जैसे आप कह रहे थे ना कराची आगे चले गया, तो इटली जो है ना वो जेंट्स में मशहूर है। जो पेरिस में है वो लेडीज़ के लिए बड़ा मशहूर है। मैं तो 10 दफ़ा जज भी रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, मिस इटली के लिए, मिस फ्रांस के लिए, क्योंकि मुझे पता ना ये लड़की ने कैसे इसको मिस बनाना है। तो सर मैं इस टाइम मिस लग रही हूँ मेरा मेकअप कपड़े ठीक है, मैं मेकअप आर्टिस्ट बड़ा अच्छा अली है, वो बड़ा ज़बरदस्त मेकअप करता है। सो मेकअप टीम हमारी अच्छी है। मैं कहा ज़रा मैं भी पूछूं, ये मेकअप शेक मैं ही पाकिस्तान लेके आया। अच्छा भट्टी साहब, मैं इनको पता नहीं होता था, उसी तरफ आऊँगा। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल, आप ही को तो सुन रहे हैं। भट्टी साहब, मैं अगर हम देखें फैशन इंडस्ट्री में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, साथ साथ अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो मेरे साथ मेरा जो कैमरा मैन है जुनेद रजा, इसने एक ब्रांड के नाम से एक चीज़ मंगवाई ऑनलाइन और नाम भी उस पर वही लिखा दर्ज था, लेकिन जब बेचारे ने पैकेट खोला तो कुछ और ही निकल आया। अब ये पछता रहा है कि भैया इतने पैसे भी चले गए और मिला भी कुछ नहीं। तो आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो दीगर जो इंडस्ट्री के जुड़े लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपने ये कवानीन, कुछ सख्त कवानीन बनाने के लिए आपने हुकूमत से रुजू किया हो? बात वो यही हो रही है ऑनलाइन बिजनेस में, मतलब वो लोग ऑर्डर कुछ करते हैं, निकल कुछ और आता है। तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बड़े सख्त कवानीन होने चाहिए, आपसे कोई एडवाइस ली गवर्नमेंट ने या आपने मतलब किया कि कवानीन अपने सख्त करो, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत है? नहीं, ऑनलाइन के काफ़ी बहुत बड़े प्रॉब्लम बन गए, क्योंकि वो लोग है ना तंग आ गए हैं। आप इंटरनेट पे वो ऑर्डर देंगे ऑनलाइन, तो वो आप मांगेंगे साइज़ 42, तो आपको साइज़ आ जाएगा 46, फिर वो पैकेट बना के आप वापस जाएंगे, तो उसकी वो एक ज़्यादा फाइट शुरू हो गई। लेकिन आस्ता आस्ता लोग जो है ना वो शॉप पे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर कोविड अल्लाह करे ये सब चीज़ें सही हों, तो फिर वो शॉप का जो पहन के लोग देखते हैं ना, तो अपनी फिटिंग वगैरह वो घर, मैं सूट लूँगा ऑनलाइन, मैं घर पे आऊँगा तो मैं उसके एंटर नहीं हो सकता, तो इसलिए ना उसका है, लेकिन इतना नहीं है। अब सर पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स को अगर हम बात करें, कोविड से बाद अब फैशन इंडस्ट्री की तरफ आ गई है, हमारे यहाँ पे भी बड़े ज़बरदस्त ब्रांड्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, फैशन डिज़ाइंस बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो टॉप की जो क्रीम है उसको आप अगर आउट ऑफ 10 रेट करें तो कहाँ पे करें? मतलब
ऑब्वियसली आप जज रह चुके हैं और इस तरह, सो आपको क्या लगता है कि उनका काम कैसा है, मतलब यू नो आउट ऑफ 10 अगर आपने इनको रेट करना, वेरी ऑनेस्ट। मैंने ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऑनेस्ट, मैं गलत बात मैं नहीं करता, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ज़्यादा मैं गया नहीं और मुझे पता नहीं नाम क्या है और क्या है, ठीक है। ऐसे देखा भी नहीं आपके पास, डिफरेंट ब्रांड्स आते भी नहीं, मतलब कोई सजेशन के लिए कोई इस तरह टाइम नहीं मिलता ना, मतलब यहाँ पे हाँ, इनके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन उनको हेल्प चाहिए, मैं तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम अवेलेबल। अभी इंटरनेशनली अगर आप देखें तो मतलब पहले ये होता था, कभी बेल बॉटम का फैशन आ गया तो बेल बॉटम चल पड़ी, फिर टाइट्स का आ गया तो टाइट्स चल पड़ी। आजकल कोई खास है मतलब? गुड टू नो, सर को पता है कि बेल बॉटम भी होते हैं, टाइट्स भी होते हैं। बेल बॉटम हमारे जमाने की चीज है। अच्छा, आजकल भी होते हैं, लेकिन है अभी जो फैशन है ना, वो काफ़ी पहनते हैं ऐसे बेल्ट, वो भी बनती हैं, लेकिन टाइट भी काफ़ी बनती हैं, दोनों मिक्स हैं आजकल मिक्स है। हाँ, मिक्स है। ये इसको मैं बताऊं, 70s की आप फिल्में देखो ना, तो आप एक्टर्स वगैरह जो है उनको देखोगे बेल बॉटम, और यहाँ से अपनी कलमें बड़ी होती है, लंबी होती है। सर आजकल भी ऐसे जुए पाए जाते हैं? कलमें आजकल ऐसी नहीं हो रही, कलमें ऐसी नहीं है, बट बेल बॉटम पैंट्स लोग अभी भी पहनते हैं, जो कि बहुत अजीब लगती है या नहीं लगती? लगती है ना सर? ऑन एयर सर ने कह दिया, मेरी बात की तस्दीक कर दी। बट एनीवेज, हरमीत कोई सवाल आपका? मैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन भट्टी साहब वहां से थोड़ा सा साइड में हो गए। भट्टी साहब से पूछना चाह रहा हूं, भट्टी साहब गोल कर देते हैं बात। पाकिस्तान का खिताब किसी को, अगर आप जज बन जाएं और अगर आपको किसी को खिताब देना हो मिस पाकिस्तान का, आपके पास ऑप्शन आते हैं भैया, मायरा खान होगी, हानिया खान और मीरा जी, क्योंकि मीरा जी अभी भी 28 की उम्र में बकौल मीरा जी, तो किसको चुनेंगे सर? सर वो कह रहे हैं कि मेरे अलावा और किसको इनमें से चुनेंगे? मैं तीनों को नहीं जानता। सर कह रहे हैं मैं तीनों को नहीं जानता। कर ये तो नहीं हो सकता मीरा को ना जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, मीरा को भी नहीं जानते? ये हम नहीं यकीन करते सर, ऐसे इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं अगर जानता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा क्लिप मीरा जी के पास पहुंचना चाहिए, कोई स्टंट ऐसा करें, भट्टी साहब आपको नहीं जानते, भट्टी साहब आपको जानना शुरू हो। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा जरा मतलब रुख बदलते हैं, हमने जो दूसरा टॉपिक करना था कि पाकिस्तानियों के मसाइल जो ये हैं, ज़रा ओवरसीज पाकिस्तानियों के, अभी देखिए बड़ी बहस चल रही है कि उनको वोटिंग का हक भी होना चाहिए उनके हकूक़ के लिए, और जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर होते हैं कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह रहे हैं, जितनी फंडिंग वो करते हैं, जितने पैसे वो भेजते हैं, अब ये इस वक्त तो $2 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया हुआ है मेरे ख्याल में, जो मंथली बेसिस के ऊपर पैसे आ रहे हैं। तो उनके मसाइल के हवाले से आप तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानी नंबर 1 तो ये मेरा मैसेज सब पाकिस्तानियों को जाना चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं ना, इसलिए हम बाहर जाते हैं क्योंकि हमारा पीछे कोई नहीं होता, हालात अच्छे नहीं होते। जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे जाके हालात उससे बुरे होते हैं, उनकी ज़ुबान नहीं आती, घर नहीं होता, आप मेट्रो में सोते हैं, गार्बेज शुरू कर देते हैं, कुछ मिल जाए खाने के लिए, जैसे मैंने अपनी लाइफ शुरू की हुई है। सब दुनिया को मेरी लाइफ का पता है। 6 बजे सुबह उठ के कहीं काम के 1 घंटे का सफाई का करना, उधर चले जाना, पैकेट उठाने, बड़ी मेहनत से हम पैसे बनाते हैं। जब पैसे बनते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पता है क्या होता है, अपनी फैमिली को भेजें, ठीक है। जब फैमिली को भेजना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद होता है सबसे थोड़ी सर, ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैसेज वाकई सारे पाकिस्तानी को जाना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, बाद वापस आए बिल्कुल, तो फिर ये भट्टी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, हम मजीद तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ हम बात कर रहे थे फैशन इंडस्ट्री और उसके चैलेंजेस को लेकर, जो कि कोविड के दौरान फेस करने पड़े एक फैशन इंडस्ट्री को। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी, इनके मसाइल क्या हैं। और भट्टी साहब, मैं चाहूँगी कि जहाँ से आपने गुफ्तगू छोड़ी थी वहाँ से ही इसको कंटिन्यू कीजिए कि हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को लगता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो हमें एक बड़ा लेविश लाइफस्टाइल मिलेगा, हमें कोई फूलों के हार पहनाए जाएंगे, बट लाइफ इतनी आसान नहीं। और इसके साथ साथ फिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। कमाने वाला एक, फैमिलीज़ को लग रहा है कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, और पीछे आपने मतलब पूरी खानदान है जो जिनको तोहफे भी देने हैं, उनको खर्चा भी भिजवाना है। तो इस हवाले से बताएं कि आप तो वो आदमी जो बाहर जाता है ना, तो वहाँ पे जाके नंबर 1 तो उनकी ज़ुबान नहीं आती है आपके पास, -10 टेम्परेचर होता है,
इतनी इतनी बर्फ़ होती है, सर्दी होती है, 17 साल आपकी उम्र होती है, तो आप ऐसे करते हैं, ठीक है ना, घर भी नहीं होता, आप ढूंढते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो में आदमी रह जाए। लेकिन आस्ता आस्ता आदमी काम शुरू करता है, सफाई से करता है, पैटे उठाता है, फिर अल्लाह मियाँ जब मेहनत करें तो अल्लाह मियाँ, बड़े लोग मेहनत करते हैं उनको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आप फैमिली को पैसे भेजते हैं, फिर उसके लिए एक घर ले लेते हैं, या मेरा घर भी जो है ना पाकिस्तान में होना चाहिए, मेरा एंड तो इधर ही गुजरना है ना। फिर आपने अल्लाह को पैसे देने शुरू कर देती हैं। फिर वहाँ पे असल में ये चक्कर है, वहाँ पे एक लॉयर होता है, तो आपको ना आप उसको छोटी लेटर दे देते हैं, वो आप सारे बिजनेस चीज़ें आपकी देखनी शुरू कर देता है। पाकिस्तान में वो चक्कर नहीं है। पाकिस्तान में ये चक्कर, आप एक लॉयर को छोटी लेटर दे दें और उसको देखें, यार ये बूढ़ा सा है, मेरे प्यो बजाय ये मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो पकड़ के मेरी ज़मीन जो है ना वो अपनी वाइफ के नाम पे करवा देता है। वो ज़मीन भी मैंने ली थी यतीमों के लिए। मैंने कहा था यतीमों का वहाँ पे उनका उनकी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। और जब यूनिवर्सिटी बनाने लगते हैं वो देखते हैं मेरी सारी ज़मीन ही गायब हो गई वो अपनी वाइफ के नाम पे करवा दी। जब आप उसको कहते हैं, वो जनाब लॉयर होता है, आप बाहर रहते हैं, आपको उन चक्करों के प्रति वो डेली आपके ख़िलाफ़ एक लेटर अदालत में, दूसरा तीसरा, वो सिर्फ आपको डराने के लिए। तो सिर्फ मेरा मैसेज ये इन लोगों को, एक लॉयर को, मेरे प्यो बजा वो है, सब लॉयर ऐसे नहीं होते, सब जज ऐसे नहीं होते, लेकिन उनको फैसले बिल्कुल सही होने चाहिए। के एंड में यहीं पर एक मैच हम खेलेंगे और इसी तरह सीरीज खेलेंगे जिसमें मीडिया वर्सेस पूरी जनाब आपकी पंजाब असेंबली, उसमें अपोजिशन और वो मिला के होंगे, और इसी तरह के इंशाल्लाह इनामात भी रखेंगे, इसी तरह का माहौल बनाएंगे और बेहतरीन प्रोग्राम होगा। ठीक है जी, ओके जी। ऑलपर्स दूध की भरपूर गुडनेस, इजाफी कैल्शियम और विटामिन्स के साथ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के अलावा अब मजेदार बादाम ज़ाफ़रान में भी। ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क, टेस्ट द गुडनेस। क्या आप जानते हैं आपका फर्श और फर्नीचर आपके साथ साथ जरासीम भी इस्तेमाल करते हैं? रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्श और फर्नीचर से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, पूरे घर का क्लीनिंग एक्सपर्ट। तो दूसरे गरीबों कोई जानता नहीं है उनको, तो वो बेचारे मर मर के तरीहें डाल डाल के कचहरियों में, जो वो हाई कोर्ट में जाके वो मर के पता क्या करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर वकीलों के पैसे दे दिए, अदालतों के चक्कर लगवा लिए, ऊपर से उनको थर्ड हो गया, वो मरवा देंगे, ये कर देंगे। मैं सिर्फ ये अपील कर रहा हूँ, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस को रिटायर होना चाहिए, जो अदालत का कंट्रोल करे, और 6 मंथ में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसले होने चाहिए। कोई ज़मीन आपकी लेता है, उससे FBI जैसे बाहर करते हैं, FBI उससे पता करे भी आपने पैसे किसको दिए, कहाँ से लिए, आपने पैसे कहाँ से लिए ये चीज़ों करने के लिए। तो ये सब प्लीज़, मैं सिर्फ जो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे मैं कहूँगा पाकिस्तान में प्लीज़, हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मेहनत से पैसे बनाते हैं, हमें आप तंग ना करें। अगर मैंने वो यतीमों के लिए ज़मीन ली है ना, मुझे नहीं चाहिए वो ज़मीन, मैंने नहीं लेनी वो ज़मीन, 1 रुपया नहीं मैंने लेना। जिस तरह आप 80s ममालिक में आप गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आपका रब्ता होता है, मैं खुद भी कुछ जगहों में गया हूँ, तो वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी है कि चाहे हिंदुस्तान की एम्बेसी हो या बांग्लादेश ही छोटे ममालिक की मैं बात करूँ, तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पाकिस्तानियों की बात करूँ तो हम मिन्नतें करते थे जाके कि भैया हमसे मिलो, हमारी ये मसाइल इसके हल करने का कोई सोल्यूशन इसका निकालो। लेकिन उमूमन हम देखते हैं कि जो एम्बेसडर है वो मिलना नहीं पसंद करता था पाकिस्तानियों के साथ। अब कुछ चीजों में तब्दीली तो आ गई है, लेकिन कई ममालिक से अभी मुझे मैसेज आ जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट बेचारे 20 दिनों से बैठे हैं, धरना दिया है, लेकिन अभी तक कोई एम्बेसडर उनसे मिलना नहीं चाह रहा है। तो उनको बेचारों को, स्टूडेंट्स को कई मसाइल है। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं सर आप? ये पता है कि एम्बेसी में ना, जो एम्बेसी कोई जाता है ना एम्बेसडर, वो हमारा होता है प्रेसिडेंट मुल्क का। एम्बेसी एक प्रेसिडेंट मुल्क को वो करती है सारा कुछ। अगर आप स्टूडेंट गरीब लोगों की हेल्प नहीं करेंगे एम्बेसी वाले, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको इसलिए भेजती है ना, वो भेजती है इन लोगों के लिए काम किए जाएं, बेचारे बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके उनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो वो सारी एम्बेसियों को उनको हेल्प उसकी करनी चाहिए। लेकिन सब एम्बेसी ऐसे भी नहीं है।
मैं कमर्शियल काउंसलर वहाँ पे अभी रह के आए हैं, मेरा उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात से, जो भी आता है मेरे अच्छे तल्लुकात उनके साथ होते हैं। लेकिन सारी एम्बेसी भी ऐसी है, अगर कोई एम्बेसडर ऐसे कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, अभी जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने एक मैसेज दिया ऐसे लोगों को, ऐसे पाकिस्तानियों को जो कि गबन करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, बट इस पर जिस तरह हमने एक बहुत अहम टॉपिक पहले गुफ्तगू में हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे कि फैमिलीज पीछे पीछे पूरी छोड़कर जाते हैं और उनकी बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। वो बंदा जो अकेला वहां पर रह रहा है, कभी कभी वो अपने बच्चों से दूर है, बीवी से दूर है, बहुत से सेक्रीफाइसेस कर रहा है, लेकिन वो लोगों ने उसको एक पैसे कमाने वाली मशीन फैमिली समझ लेती हैं। ऐसी फैमिलीज को, ऐसी माओं को, माएँ अपने बच्चों की शादियां नहीं करती बेटों की कि बहुएं आ जाएंगी तो वो हम पैसों से कि मतलब हमें नहीं पैसा खर्चा मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी? आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ 80% फैमिली फ्रॉड करती हैं, अपने घर वाले 80% रियल फैमिली हैं जो आपके साथ फ्रॉड करती हैं। 80% माएँ बहनें भाई, मैं नहीं कहना चाहता माएँ बहनें भाई, 80% जो फैमिली है ना वो करती है। मुझे टोरंटो से एक आदमी का फ़ोन आया, कहता है यार मैं 6 माह से सियालकोट में बैठा हूँ, मेरी बीवी बच्चे टोरंटो में बैठे हैं, यहाँ पे मेरी ज़मीन पे सारा कब्जा कर लिया और मैं कचहरी जाता हूँ, वो तरही पड़ रही हैं। एक मुझे शिकागो से फ़ोन आया, यार मेरे साथ ये हो गया। एक लंदन से मेरे साथ आया। 80% जो है ना वो फैमिलियाँ करती हैं। सिर्फ उन फैमिलियों को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, कफन पे एक जेब नहीं होती। अल्लाह से डरें, बिल्कुल अल्लाह से डरें, अल्लाह बहुत बड़ा है। आधी रोटी खा लें और इज्जत की रोटी खाएं। जो लोग आपकी तारीफ़ें करें और आपके बच्चे जो है ना वो भी आपको पेरेंट्स को कहें मेरे पेरेंट्स ने हलाल की रोटी खाई है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अभी बेटे को लेके आया था प्रॉपर्टी काफ़ी उसके नाम पे करवाने के लिए बेटियों को, क्योंकि बाद में मेरे होते हुए ये फ्रॉड हो रहे हैं, तो अगर मैं चले गया तो वो तो सारे बेचारों की चीज़ें ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बस दोबारा मैं ये मैसेज कहूँगा, अगर एक बाबे बूढ़े वकील ने फ़रौन बन के फ्रॉड करके मेरे साथ भी किया है ना, तो उससे मैं बताऊँगा यार मैं कब्रिस्तान गया था, कब्रिस्तान में सब ऐसे लेटे हुए हैं, सारी ये एक शो है ज़िंदगी की, सब चीज़ें इधर रह गई हैं। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो ज़मीन मैंने यतीमों के लिए ली है, तो वो प्लीज़ मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे नाम पे नहीं चाहिए, वो यतीमों को दे दें। सर अभी जिस तरह से हम बात करें, आप खुद एक ज़रा वेल कनेक्टेड मैन है, लोग आपको जानते हैं, हमारे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज उनके रहनुमा आपको जानते हैं, ऑब्वियसली बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत है उसके भी लोग आपको जानते हैं। ये जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मसाइल, एक तो आपने ज़मीनों का मसला बता दिया और कुछ मसाइल, हुकूमत को कोई मशवरा देंगे कि ये काम करें? जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुतहर्रिक हैं, उनकी जो कैंपेन्स हैं उनका अजाला किया जाता है, बट आप उनको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि ये इशूज़ हैं, इस पर ऐसे काम होना चाहिए ताकि ज्यादती ना हो। बिल्कुल, वो मैं वही कह रहा हूँ, अदालतों पर हम लोगों के चक्कर ना लगे। आप एक स्पेशल एक रिटायर्ड को चीफ जस्टिस को बना दिया जाए, वो 6 माह में उनके फैसले करे प्रायोरिटी पे। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आप कहते हैं एक अलग से कोर्ट हो जो 6 मंथ में इनके फैसले हों, पुलिस वाला हो, वकील हो, जज हो, जो लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किए हैं फैमिली वालों ने, वो पकड़ के अपनी वाइफ के नाम पे करवा देते हैं, उसके नाम पे करवा देते हैं, उसके नाम पे करवा देते हैं, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ इनको समझाए, ये मैं उनके लिए डेली उठ के दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मियाँ इनको समझाए। बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मतलब इन्होंने कही है, मतलब वो ओवरसीज का मतलब ख्याल जितना ज़्यादा हम रख सकें मतलब उतना ही बेहतर है। कोई और आखिरी मैसेज मतलब? आखिरी मैसेज बस यही है, अपने मुल्क में मेहनत करें, ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगे में, आप बाहर जाएंगे वो हालात पहले वाले नहीं। तो आप अग्री करते हैं कि अपने मुल्क की आधी अच्छी, अपनी बिल्कुल आधी रोटी खा लें अपने मुल्क की, अपनी ये। लेकिन सर फिर लोग आप जैसा नाम कैसे बनाएंगे? नहीं, वो मेरिट पे सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैंने गलत काम किया ना तो मुझे भी सज़ा होनी चाहिए। अगर किसी ने सज़ा की ना, ये सब चीज़ें बाहर जो होती हैं मेरिट पे, तो मेरिट पे आपको होना चाहिए। एक फ़ोन करवा के सिफारिश करवा के वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको चीज़ों को मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ जो अगर मैंने कोई गलत काम किया ना तो मुझे भी सज़ा होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है सबका निज़ाम सबके लिए होना सबके लिए एक बराबर ऐसे होना चाहिए। अगर मैंने भी कोई गलत काम किया तो मुझे भी सज़ा होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं मेरा ना अब महमूद भट्टी बन गया है तो मैं सब चीज़ें कर दूँ, मैं फ़रौन बन जाऊँ, इंसान को इंसान ना समझूँ, ये चीज़ें
इस चीज़ों पे मैं एग्री नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से बहुत डरता हूँ और हर आदमी की मैं इज्जत करता हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया और थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द वापस पाकिस्तान आए और हम आपसे मजीद गुफ्तगू करें, शो में दोबारा आपके दर्शन करें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अभी हम शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अजीम सूफी बुजुर्ग सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 278वें उर्स का आगाज़ हो चुका है और इस हवाले से इंतज़ामात, सिक्योरिटी के इंतज़ामात, कोविड के हवाले से इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। और हर साल इन बुज़ुर्ग का जो उर्स है वो सफ़र की 14 तारीख को मनाया जाता है और इस साल भी इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अगर हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बात करें तो नहायत मुत्तकी और परहेजगार थे, पूरी ज़िंदगी इबादत और रियाजत में इन्होंने गुजारी। इस वक्त इंतजामात कैसे हैं इनके उर्स के हवाले से बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन करें हमारे रिपोर्टर गजनफर मेमन। गजनफर, बताइएगा ये कितने रोज़ा तकरीबात हैं इस उर्स की और इस हवाले से सिंध हुकूमत ने क्या क्या इंतजामात किए हैं? हाँ, ये सूरत हाल है कि आज जो है हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के सूफी बुजुर्ग और शायर की जो है आज आखिरी रोज़ है उर्स मुबारक का। आज जो है सिंध समेत चारों मुल्क के जो है ज़ायरीन लतीफ़ यहाँ पर जो है मुल्क के चारों सूबों के ज़ायरीन लतीफ़ यहाँ पर जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर जो है हाज़िरी देकर इन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करें। कोई जो है ज़ायरीन लतीफ़ जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रागी फ़कीरों से शाह का कलाम सुन रहे हैं, तो कोई दुरूद शरीफ और जो है यहाँ पर सेल्फियाँ निकालते हुए दिखाई देता है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है कई ज़ायरीन लतीफ़ मन्नतें मांगने भी आए हुए हैं। आपको ये बताते चलें कि उसके इख्तितामी तकरीब आज कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो है मुख्तसर तकरीब सिंध हुकूमत की जानिब से जो है होने वाली है एक्सीलेंस सेंटर में 2 बजे। तो उसमें जो है सूबाई वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह यहाँ पर जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे लिखे गए कुतुब की महूरत भी करेंगे और जो है शाह लतीफ़ अवार्ड भी तकसीम करेंगे। कोविड की जानिब से 3 रोज़ा उर्स मुबारक पर जो है काफी तकरीबात, बल्कि सरकारी तकरीबात तो बोतल की गई थी और दाखिली खारजी रास्तों को भी जो है बंद किया गया था, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के ज़ायरीन लतीफ़ जो है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ लिंक रोड से यहाँ पर पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी नौजवान जो है इज़हार अफसोस भी करते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है और जो है NCOC की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र यहाँ पर जो है SOPs पर जो है यहाँ पर अमल दरामद करने के हवाले से अहकाम किए जा रहे हैं और सुबह बल्कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है दरगाह भी बंद की जाती है ज़ायरीन लतीफ़ को और ज़ायरीन लतीफ़ जो है यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। जो है काफी सरकारी तकरीबात मुअत्तल होने के बायस जो है ज़ायरीन लतीफ़ को शदीद मुश्किलात का सामना है। गजनफर साथ ही रहिएगा। हरमीत, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी गजन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक तो तकरीबात के हवाले से बताइए कब तक तकरीबात जारी रहेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बताइए। एक तो SOPs की जिस तरह आपने बात की, कोरोना है तो उसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? तो पुलिस की जानिब से दाखिली खारजी रास्तों पर जो है इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो वो नजरअंदाज भी हैं। इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ ऐलानात तो किए जा रहे हैं लेकिन कोई इक़दाम अमली तौर पर नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर SOPs पर न मास्क पहना हुआ है किसी को, ना ही जो है वो अपना फासला रखा जा रहा है। इंतजामिया सिर्फ बातें और दावे करती रहती है और ठीक है, सिक्योरिटी के तो किए गए हैं बट सिंध हुकूमत की जानिब से और जो जहां पर जो भी मुतल्लिका इंतजामिया है कोविड के पेश नज़र इंतजामात जो हैं वो नहीं किए गए, SOPs को यकीनी नहीं बनाया गया। बट थैंक यू सो मच गजनफर, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आज आखिरी रोज़ है, तकरीबात का सिलसिला 4 रोज़ से जारी था और आज आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है इस हवाले से, वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। दरगाह बिटानी पे आने वाले ज़ायरीन हाजिरी देकर दुआएं और रागी फकीरों से शाह का कलाम सुन रहे हैं। कुछ ज़ायरीन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ बनाई गई झील पर कश्ती रानी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दूसरी तरफ दरगाह बिटानी के कायम मकाम गद्दी नशीन ने पुलिस की जानिब से ज़ायरीन को तंग करने का शिकवा भी किया है। के फॉलोअर और जो मुरीद हैं, जो उनके फलसफे पे चलने वाले हैं,
तो उनकी मोहब्बत और एहतराम की वजह से वो लोग जो है बेचारे वो रोड्स पे हाईवेज पे गाड़ियां अपनी चीजें छोड़ के पैदल आना शुरू हो गए। कोरोना वायरस के पेश नजर रात 9 से सुबह 5 बजे तक दरगाह बिठानी बंद रखी जाती है। उर्स के आखिरी रोज शाह लतीफ की लिखी की कुतब की मुहूर्त होगी। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ गजनफर मेमन, पब्लिक न्यूज, मटियारी। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द पैकेज आफ्टर द पैकेज। ये इसके बाद हम आपको दोबारा खुश आमदीद कह रहे हैं। तो जिस तरह से ये पैकेज में भी दिखाया गया कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो सिंध के बहुत बड़े बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सूफ़ी बुजुर्ग हैं, उनके हवाले से मैं सिर्फ एक बात ये कहूँ कि 3 दिन की तकरीबात उर्स की जो है वो वारिस शाह की भी चल रही है और वारिस शाह का भी मेरे ख्याल में आज आखिरी दिन है। वारिस शाह जो पंजाब के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग जिनका हीर वारिस शाह जो मशहूर है, तो हीर का कलाम लोग इस ज़माने में तो ये होता था। जी हरमीत बिल्कुल बात इस हवाले से मेरे ख्याल में करना चाहेंगे। लेकिन मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ रोज़ साहब कि कमाल के थे जितने भी सूफी संत फकीर थे जिन्होंने सिर्फ इंसानों को जोड़ने की बात की, और आज इनको सदियां गुजर गई, सालों गुजर गए, आज भी लोग इनको इनकी जो मोहब्बत है, इन्होंने जो अमन का पैगाम फैलाया, भाईचारे की बात की, तो यही वजह है कि कोई मसलक जिसका ताल्लुक जिस मसलक से भी हो लेकिन वो जाते हैं सूफी। ठीक है, बिल्कुल जी का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत मुख्तलिफ। थैंक यू सो मच हरमीत। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।